सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन। मैं उस लेवल से नहीं पढ़ाऊंगा जिस लेवल से मेन क्लास में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, क्योंकि ये चल रहा है रिवीजन, वन शॉट केमिस्ट्री, एकदम एक बार में चैप्टर खत्म। लेकिन हम तो 2 बार में कर रहे हैं। खैर, तो सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा क्या जाता है तुम लोगों को पता है। सरफेस यानी सतह, सतह पर होने वाली प्रोसेस, ये है सरफेस केमिस्ट्री। इसी को पढ़ेंगे। एक्चुअली में सरफेस केमिस्ट्री है कि जो इसकी सतह पर, इसकी सरफेस पर ये जो मार्कर चल रहा है, आखिरकार क्यों चल रहा है, ये इंक जो इस पर चिपक रही है आखिरकार क्यों चिपक रही है, बस इसी की प्रोसेस को, इसी के ज्ञान को ही क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। तुम्हारे मुंह पर पाउडर चिपक जाता है ना, हाँ, क्यों चिपकता है, उसी को सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। पंखों पे धूल चिपक जाती है, क्यों चिपकती है, इसी को सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। समझ पा रहे हो। सरफेस पर होने वाली, सतह पर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी रिएक्शंस हैं, उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है। अब सरफेस केमिस्ट्री, सतह पर होने वाली क्रियाओं को के अध्ययन को सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। सरफेस पर होने वाली प्रोसेस की स्टडी को सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। अब उसमें 2-3 चीजें देखी जाती हैं। एक एडजॉर्प्शन, पहला एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण इसको हिंदी में कहते हैं। अधिशोषण, क्या बोलते हैं? अधिशोषण। एक्चुअली ये क्या है? ये है अधिशोषण। किसको कहते हैं? अधिशोषण किसी ठोस की सतह पर किसी चीज, बाहरी चीज का चिपक जाना अधिशोषण कहलाता है। किसी सॉलिड की सरफेस पर आउटर मॉलिक्यूल का चिपक जाना एडजॉर्प्शन कहलाता है। जैसे इंक एक बाहरी चीज है जो कि इसकी सतह पर चिपक रही है, अंदर तक ना जाए, वो अंदर तक ना जाए। जैसे कि मैं एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर बता रहा हूं। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है? अवशोषण का मतलब, अवशोषण का एक एग्जांपल होता है, अगर हमने मिट्टी में पानी डाला तो पानी अंदर तक चला जाता है, यानी वो पानी कहां तक, सरफेस पे रहता है कि अंदर तक चला जाएगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अगर कोई चीज मैं इस पे पानी डालूं तो इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके इसी पे चिपक जाएगा, इसको बोलेंगे अधिशोषण या एडजॉर्प्शन। ठीक है। इसमें अंदर ना जाए कोई पदार्थ। ठीक है। एडजॉर्प्शन कि किसी ठोस की सतह पर, किसी सॉलिड की सरफेस पर किसी बाहरी मॉलिक्यूल का आकर चिपक जाना, सरफेस पे, सरफेस के अंदर, सरफेस पर बाहरी मॉलिक्यूल का, बाहरी कण का आकर चिपक जाना अधिशोषण या अधिशोषण या एडजॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है। एक बात बताओ, पंखे पर जो मिट्टी चिपकती है, क्या पंखे की पंखुड़ियों में अंदर घुस जाती है क्या? नहीं, उसकी सतह पर हम कपड़ा लेते हैं, साफ कर देते हैं, है ना। एडजॉर्प्शन, अधिशोषण बोलते हैं उसको, क्योंकि सरफेस पे हो रहा है सब। समझ में आया? अच्छा, एक बात बताओ, हम मिट्टी को बोलते हैं कि भाई मिट्टी तू चिपक जा पंखे पे, नहीं बोलते ना, अपने आप चिपक जाती है, अपने आप चिपक जाती है, फिर हम उसको साफ करते हैं ना। मना करने पर मानती थोड़ी ना, वो फिर चिपक जाएगी। यानी जो अधिशोषण होता है, जो एडजॉर्प्शन होता है, वो अपने आप होता है। कैसा होता है? अपने आप होता है। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? अपने आप होता है। तो मैं बता दूं, जो प्रोसेस अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, सेल्फ तरीके से होती है, उसके लिए डेल्टा जी हमेशा, हमें बताए थे, जो अपने आप क्रिया होती है, आगे की दिशा में चलती है, उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव आता है। क्या आता है? डेल्टा जी नेगेटिव आता है। ठीक है। क्या आता है? डेल्टा जी नेगेटिव आता है। डेल्टा एच भी नेगेटिव आएगा। अब डेल्टा एस, इसको मैं कैसे भूल सकता हूं, ये मेरी जिंदगी खा गया। डेल्टा एस, ये भी नेगेटिव आएगा, ये मैंने गलत किया था। डेल्टा एस भी नेगेटिव आएगा। डेल्टा एस का मीन क्या होता है? एंट्रोपी। क्या? एंट्रोपी मतलब, पहले तो अगर मैं किसी चीज को फैला रहा हूं, पहले इतनी थी, पाउडर लिया, फैला दिया, तो एक्चुअली वो पाउडर के कण एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, उसको कहते हैं एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी का मतलब अव्यवस्था, अव्यवस्था है, मतलब व्यवस्था बिगड़ रही है, इसकी अरेंजमेंट बिगड़ रहा है, तो वो बढ़ रहा है, दूर दूर फैल रहे हैं, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर किसी प्रोसेस में वो मॉलिक्यूल दोबारा से वापस आ जाए, इसका मतलब एंट्रोपी घट रही है। तो यहाँ इनके कण है, ये पूरी रिफिल में फैले हुए हैं, अब मैंने यहाँ एक जगह इकट्ठे कर दिए, तो ये जो प्रोसेस, इंक इसमें चिपक गई, तो इंक का चिपकना एडजॉर्प्शन, तो इंक के जो मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं उनकी अव्यवस्था, उनको कहां एक जगह आके इकट्ठे हो गए, एक जगह आके क्या हो गए,
इकट्ठे हो गए तो एंट्रोपी क्या हो गया, घट गया। तो एडजॉर्प्शन में एंट्रोपी घटती है। ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, ठीक है। ये एडजॉर्प्शन के लिए होता है, समझ में आ गया, एडजॉर्प्शन के लिए होता है। अब एडजॉर्प्शन अपने आप होता है, क्या होता है, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव। तो एडजॉर्प्शन जो होता है, अधिशोषण जो होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी है, ऊष्माक्षेपी, कैसी, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। समझ में आ गया, मैंने पहले बताया था तुम लोगों को। अब ठीक है, चल रहा है एडजॉर्प्शन। अब ये प्रोसेस जो इंक इस पे चिपक रही है, मैंने लिखा है एडजॉर्प्शन, अधिशोषण, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, फलाना ढीका जौतों। जो मैंने लिखा है इस पे, वो किससे लिखा है, इंक से। इंक एक्चुअली, इंक में क्या है, ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल है, काले रंग के अणु हैं। वो अणु मॉलिक्यूल इस पर चिपक रहे हैं, तो हमको ब्लैक कलर दिख रहा है। तो मॉलिक्यूल इस पर चिपक रहे हैं, इसके अंदर चिपक रहे हैं कि बाहर सरफेस पे। तो एक्चुअली एडजॉर्प्शन हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, ठीक है, अधिशोषण हो गया। अब कौन चिपक रहा है, इसके मॉलिक्यूल किस पे चिपक रहे हैं, इन मॉलिक्यूल का अधिशोषण, इन अणुओं का, इन कणों का, इंक का अब अधिशोषण, एडजॉर्प्शन किस पे हो रहा है, बोर्ड पे, बोर्ड की सरफेस पे। जहां एडजॉर्प्शन होता है उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट, क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट, अधिशोषक, अधिशोषक। और जिसका हो रहा है उसको एडजॉर्बेट या अधिशोष से कहते हैं। तो यहां जो ये इंक किस पे चिपक रही है, बोर्ड पे, बोर्ड की सरफेस पे। तो बोर्ड की सरफेस क्या, एडजॉर्बेंट, और क्या चिपक रही है, इंक। तो इंक क्या, एडजॉर्बेट। जिसका अधिशोषण, जिस पर अधिशोषण होता है उसको अधिशोषक, और जिसका अधिशोषण होता है उसको अधिशोष से कहते हैं। जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसको एडजॉर्बेंट, जिसका एडजॉर्प्शन, जिस पर एडजॉर्प्शन होता है, जिस पर एडजॉर्प्शन होता है उसको एडजॉर्बेंट, और जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। एग्जांपल में ये जो है, ये जो बोर्ड है वो एडजॉर्बेंट है, और जो इंक है वो एडजॉर्बेट है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। अब यहां मैंने एक बताया था आखिरकार ये होता क्यों, आखिरकार ये होता क्यों, तो मैंने एक प्रोसेस बताई थी। ये जो सॉलिड होते हैं उनके छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, इस सॉलिड जो होते हैं, ठोस जो होते हैं, ठोस छोटे छोटे मॉलिक्यूल अणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये अणु जो होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, एक अणु अपने आसपास के सभी अणुओं को आकर्षित करने की, अट्रैक्ट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो जरा इसके चार, एक अणु में, एक माना कि मैंने इसका एक मॉलिक्यूल उठाया, ये उठा लिया, इसमें चार साइडें ऐसी होंगी जो कि आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं मॉलिक्यूल, बाहरी कणों को। तो ऐसे ही जरा देखो, ये ठोस की सरफेस है, ये है ना कि नहीं है, बाहरी सरफेस यही होगी, और इधर की यही होगी, इधर की ये है और इधर की ये है। तो अंदर के कण जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। तो ऐसे ही ये लगा रहे हैं, तो बाहरी कण भी तो लगाएंगे, अपने इधर से ये लगा रहे हैं, ये अपने अंदर इधर से लगाएगा, अपने इधर से ये लगाएगा, अपने इधर से ये लगाएगा। समझ पा रहे हो, ऐसे ही इनका जो अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो जाता, चारों साइड इसकी बिजी है आकर्षित करने में। तो जरा जो सरफेस, जो सतह के कण जो होते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो भी सेम कहानी दर्शाएंगे, मतलब बाहरी मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ऐसे ही यहां जो धूल के कण आते हैं, वो ये मॉलिक्यूल अपने आकर्षण फोर्स से उनको खींच लेता है, और यहां आके ये चिपक जाते हैं, तब जाके इनका अट्रैक्शन का फोर्स जीरो होता है। तो इसी अधिशोषण इनकी वजह से होता है, इनके आकर्षण की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, इनके अट्रैक्शन की वजह से होता है। बस इतना ही काफी है, जो कि आगे समझ लेना, घर जाके करोगे तुम लोग। मैंने बहुत सारे अधिशोषक के एग्जाम्पल बताए थे, चारकोल, Al2, SO3 वगैरह वगैरह, मैंने बहुत सी चीजें बताई थी। सिलिका जेल, सिलिका जेल तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो महंगी चीजें आती हैं उनमें व्हाइट कलर के पाउच निकलते हैं, उनमें शक्कर जैसे दाने होते हैं, वो एक्चुअली सिलिका जेल होता है। वो क्या काम करता है, वो नमी को एब्जॉर्ब कर देता है। किसको,
नमी को, अगर उसमें गलती से हल्की सी नमी चली गई तो वो चीज खराब हो सकती है, तो उसको डालते हैं कि उसमें नमी ना जाए, अगर चली भी गई तो उसको एब्जॉर्ब कर सके। उसको शक्कर समझ के खा मत लेना, निपट लोगे, समझ रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली सिलिका जेल होता है। अब एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म बताया तो मैं तुमको सबको बता दिया कैसे क्या होता है। अब टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण, अधिशोषण, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। तो भैया ये होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? कौन कौन से? हाँ भाई, अधिशोषण कौन कौन से? फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड और केमिकल एडजॉर्प्शन। बोले तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। इधर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, ये थोड़ा हल्का वाला होता है और ये थोड़ा बहुत धांसू वाला होता है। मैं तुमको इनके बारे में नॉर्मल ज्ञान देना हूं, जैसा तुम लोगों को भी ऑलरेडी ज्ञान है इनके बारे में, तो मैं बताऊं ये जो एडजॉर्प्शन है ना, आजकल हमको देखने को ये मिलता है भौतिक अधिशोषण। ये जो मैं इनके चला रहा हूं वो एक्चुअली फिजिकल एडजॉर्प्शन ही है, भौतिक अधिशोषण है। मतलब ये उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, मतलब ये हुआ इसको हटाया जा सकता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। तो इंक और बोर्ड के जो बोर्ड की जो सरफेस है, इनके बीच में इंक क्यों चिपक गई? क्योंकि बोर्ड की सरफेस और इंक के बीच में बॉन्डिंग हो चुकी है। कमजोर वाली की मजबूत वाली? कमजोर वाली, तभी तो उसको हटाया जा सकता है। तो भैया भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कमजोर बॉन्डिंग होती है। कैसी? कमजोर बॉन्डिंग होती है, वीक बॉन्डिंग होती है। और जबकि यहां स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जैसे कि क्या यार, कुछ भी चीज, जैसे कि ये कलर वलर, जो कलर होते हैं, चिपका दिया, पंखे के कलर को आसानी से छुटाया जा सकता है क्या? निकाला जा सकता है? नहीं, उसके लिए अलग प्रोसेस करते हैं। तो पंखे पे जो कलर लगा हुआ है उसको निकाला जा सकता है क्या? नहीं निकाला जा सकता। तो उसमें कौन सी एडजॉर्प्शन हुआ है? केमिकल एडजॉर्प्शन हुआ है। और जबकि पंखे पे जो धूल चिपकी है वो कौन सा है? उसको हटाया जा सकता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है उसके बीच में जो फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में जो बॉन्डिंग होती है फिजिकल में, वो वीक बॉन्डिंग होती है, कमजोर बंध बनते हैं, और यहां मजबूत बंध बनते हैं। और तुमको पता है बंध बनने के दौरान एनर्जी बाहर निकलती है, यानी बॉन्डिंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मैंने बताया था। बंध बनने के दौरान एनर्जी बाहर निकलती है, तो उसके द्वारा जो एनर्जी बाहर निकलती है वो कितनी होती है? 20 से 40 किलोजूल, 20 से 40 किलोजूल। और जो जहां अच्छा, कमजोर बंध थोड़ी एनर्जी निकालेगा और मजबूत बंध तो यहां से 80 किलोजूल से 240 किलोजूल। ठीक है, क्लियर? ये मैंने बताया था। अब बताओ, एक बात बताओ, कौन सा एडजॉर्प्शन, कौन सा अधिशोषण उत्क्रमणीय टाइप का है? ये रिवर्सिबल टाइप का है, ये उत्क्रमणीय टाइप का है। ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। ये कैसा है? इरिवर्सिबल। ये अनुत्क्रमणीय है, ये उत्क्रमणीय है। ठीक है। अब ये जो होता है ना, अच्छा मैंने एक पाउडर लिया, क्या लिया? पाउडर। मैंने इस पर फेंका तो हल्का फुल्का चिपकेगा। अगर मैंने उस पाउडर को लिया और प्रेशर से दबा दिया तो चिपक जाएगा। यानी दाब बढ़ाने पर ये, प्रेशर बढ़ाने पे ये बढ़ता है, और ये भी प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ता है, लेकिन एक सीमा तक, एक लिमिट तक। ये भी एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन घटता है, जबकि ये पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका पता प्रेशर का ग्राफ कैसे आता है? ये एडजॉर्प्शन है, ये प्रेशर है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। और इसका यहां ग्राफ ऐसे आता है, ये एडजॉर्प्शन है, ये टेम्परेचर है, इसका ऐसे आता है। और इसका प्रेशर का ग्राफ यहां तो ऐसे आएगा और इसका ऐसे आता है, डायरेक्ट घटता है। क्या करता है? घटता है। इनका ग्राफ मैंने बताया था तुम लोगों को। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये ज्यादा एनर्जी, कम एनर्जी रिलीज करता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इसके बीच में बॉन्डिंग काफी कम होती है, इसके बीच में बॉन्डिंग काफी ज्यादा होती है। ये परमानेंट टाइप का हो सकता है।
अब ये स्पेशल होते हैं, कैसे होते हैं? स्पेशल। इस पे कलर किया है तो स्पेशली कलर किया होगा। अब धूल थोड़ी ना स्पेशल होगी, है, उसको निकाला जा सकता है, ये स्पेशल होते हैं, जबकि ये स्पेशल नहीं है। अब दूसरी बात, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, अधिशोषण भी चाहे कोई सा भी हो, और आगे लिखा होगा तुम देखते रहना, ठीक है। अब नेक्स्ट, अच्छा एक बात बताओ, एक अच्छा सा पॉइंट है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी का मीन क्या होता है? ऐसी एनर्जी जिस पर कोई क्रिया चालू हो जाए। सक्रियण ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा जिस पर कोई क्रिया चालू हो जाए, एक ऐसी एनर्जी जिस पर कोई रिएक्शन चालू हो जाए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। तो एक बात बताओ, केमिकल एडजॉर्प्शन यानी रासायनिक अधिशोषण और फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी भौतिक अधिशोषण, इनमें से कौन जल्दी होगा? जल्दी ही होगा। अबे बे होता है, ये जल्दी होगा क्योंकि आसानी से धूल कहीं भी चिपक सकती है, ये जल्दी होता है। इसका मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी कम है क्योंकि कम पे ही स्टार्ट हो जाता है ये, और ये थोड़ा देर में होगा तो इसकी सक्रियण ऊर्जा कुछ ज्यादा होती है। आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है अपना, ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा जो मैंने वो बताए थे, क्या बोलते हैं तुम्हारा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन वगैरह, जो ग्राफ वो तुमको आते हैं, देख लेना, वहीं पे डिपेंडेड है यार, प्रेशर पेन पे सीधा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा घर पे ग्राफ। अब है एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन जो होता है, अधिशोषण जो होता है, वो कहां कहां यूज होता है। तो आजकल ना तुमको पता नहीं है, आजकल बहुत बेहतरीन प्रोसेस चल गई है हर फील्ड में, चाहे कोई सी फील्ड हो, नई नई टेक्निक से काम हो रहा है आजकल। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की कमी थी उस टाइम पे, जब शक्कर बनाई जाती थी, तो पता है शक्कर को, अच्छा गन्ने से शक्कर बनता है, गन्ने से ही गुड़ बनता है, तो गुड़ डार्क कलर का होता है, शक्कर एकदम व्हाइट कलर की होती है। तो ऐसा क्या होता है, शक्कर व्हाइट कलर की, क्या गन्ने को जमा दिया जाता था शक्कर रस को? नहीं, तो एक्चुअली पहले बनता तो गुड़ ही था। तो जो ब्लैक कलर का जो चीज बनती थी ना, उसको हड्डियों के चारकोल से गुजारा जाता था, एनिमल चारकोल जिसको बोलते हैं। पहले क्या करते हैं, जो पशु मर जाते थे उनकी हड्डियां ले जाते थे, उसको एक भट्टी में झोंक देते थे और उनको एकदम गीला गीला फ्लूइड बना लेते थे, जला के फ्लूइड बना लेते थे। उसकी फिर जो टाल्स वाल्स बिछी ना, इस टाइप की बनाते थे, ऐसे बना के पटिया टाइप की, उसके ऊपर वो ब्लैक कलर का कलर जो रस होता है, काला हुआ डार्क ब्राउन का, उस पर डाला जाता था। तो जो उसकी अशुद्धियां थी ब्लैक कलर की, वो उस हड्डी के चारकोल पर चिपक जाती थी और व्हाइट आगे आता था, उससे शक्कर बनती थी। फिर तो पहले हम हड्डियों से निकली हुई शक्कर खाते थे, लेकिन अब तो काफी टेक्निक है, अब तो काफी टेक्निक है, क्या है, अब तो काफी टेक्नोलॉजी से होता है, लेकिन अब नहीं होता। लेकिन एक्चुअली पेपर में आज भी आता है कि शक्कर के विलयन को, शुगर सॉल्यूशन को साफ करने के लिए किसका यूज होता था? तो एनिमल चारकोल का, जंतु चारकोल का यूज होता था। किसका? जंतु चारकोल का यूज हो जाता। इसको कोरोना वायरस ना हो जाए इसलिए इसने मास्क लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? मास्क। एक्चुअली मास्क में है क्या, अंदर एक लेयर होती है जो चारकोल की बनी होती है। इसके अंदर, मास्क के अंदर एक क्या होती है, एक परत होती है, एक लेयर होती है जो किसकी बनी होती है? चारकोल की बनी होती है। वो एक्चुअली चारकोल क्या काम करता था, जो गंदी गैसें, वायरस, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, जो अपने लिए हानिकारक होते हैं, वो गैसें आसानी से उस चारकोल पर चिपक जाते हैं और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। ना तो वायरस अंदर जाएगा, ना वो गंदी गंदी गैसें अंदर जाएंगी। समझ पा रहे हो? वो एक्चुअली मास्क, फेस मास्क में भी चारकोल आता है। आजकल हम जिसका यूज करते हैं सर्जिकल मास्क जिसको हम बोलते हैं, जो N95 मास्क जो आता है, उसमें एक्चुअली एक्टिव चारकोल होता है, इसलिए वो बहुत महंगा आता है। 3-4 लेयर होती हैं उसके अंदर, 5-5 लेयर तक आते हैं आजकल मास्क। ठीक है, ये तो नॉर्मल था। अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्प्रेरक। क्या? कैटलिस्ट। उत्प्रेरक होते क्या है? उत्प्रेरक, मैं तुम्हारे लिए उत्प्रेरक हूं। मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? उत्प्रेरक का मतलब कोई ऐसी चीज जो रिएक्शन को बढ़ा दे, जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट कहलाते हैं। अब कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं, उत्प्रेरक के बारे में बात करते हैं। कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, क्या? उत्प्रेरक, कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं।
कैटलिस्ट होते क्या है? तो कोई रिएक्शन चल रही है, कैटलिस्ट वो होते हैं, मतलब ए से बी बन रहा है, क्या ए से बी बन रहा है, माना कि ए से बी, ये रिएक्शन जो हो रही है वो पहले 1 घंटे में होती थी। कितने में होती थी? 1 घंटे में। जैसे ही मैंने कोई चीज एक्स मिलाई, इसमें क्या मिलाई? एक्स मिलाई, तो पता चला वो 10 मिनट में हो गई। कितने मिनट में हो गई? मतलब इस रिएक्शन की रेट एक्स ने बढ़ा दी, इस रिएक्शन की दर किसने बढ़ा दी? एक्स ने। तो इसी को क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट बोलेंगे। तो कैटलिस्ट वो होते हैं, उत्प्रेरक वो चीज होती है, वो फैक्टर होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, जो किसी रिएक्शन की दर को बढ़ा दे। किसको? रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, उसको कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहा जाता है। समझ में आया? कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे कि हैबर विधि में, हैबर विधि का कोई फॉर्मूला बता सकते हैं? हैबर विधि में क्या होता है? हैबर विधि में क्या होता है? अमोनिया बनाई जाती है, N2 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। ये हैबर मेथड होता है, अमोनिया बनाने का हैबर मेथड होता है। अमोनिया बनाते टाइम अकेली रिएक्शन नहीं चलती, इसको जल्दी बनाने के लिए, अमोनिया को ज्यादा बनाने के लिए इसमें एक चीज मिलाई जाती है जिसका नाम है Fe, आयरन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? आयरन। पहले आयरन की अनुपस्थिति में ये 1 ग्राम अमोनिया पता चलता था 1 घंटे में हो रही है। जैसे ही हमने आयरन मिलाया, पता चला 1 घंटे में 10 kg अमोनिया बनने लग गई। पहले 1 ग्राम अमोनिया 1 घंटे में बन रहा था, अब 1 घंटे में कितना? 10 किलो, 10 किलो बन गई। मतलब रिएक्शन रेट काफी ज्यादा बढ़ गई है। किसने बढ़ाया? आयरन। तो ये आ चुका क्वेश्चन है, हैबर विधि में उत्प्रेरक की तरह, कैटलिस्ट की तरह कौन काम करता है? आयरन। कौन? क्लियर? कौन काम करता है? आयरन। समझ में आया? और भी तुम्हारे उसमें एग्जांपल दे रखे हैं, तो मैं पूरे एग्जांपल तो ले नहीं पाऊंगा। आयरन कैटलिस्ट उसको कहते हैं। क्लियर? अब कैटलिस्ट एक्चुअली करते क्या है? कैटलिस्ट एक्चुअली करते क्या है? माना कि मैंने बोला किस ऐसी एनर्जी जिस पर कोई रिएक्शन चालू हो जाए उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ऐसी एनर्जी जिस पर कोई रिएक्शन स्टार्ट हो जाए उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर? इस पॉइंट को जरा याद रखना है। ठीक, अब कैटलिस्ट के बारे में मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, एक चीज का बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो कुछ स्पेशल होते हैं, स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल कैटलिस्ट होते हैं, स्पेशल विशेष अभिक्रियाओं के लिए विशेष उत्प्रेरक पाए जाते हैं। ऐसे नहीं मुंह उठा के किसी को भी रख दिया, ऐसे नहीं होता है। स्पेशल के लिए स्पेशल, समझ रहे हो? तो ठीक है, स्पेशल, ये थोड़े स्पेशल होते हैं। और कैटलिस्ट एक अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करते हैं, अपने विशिष्ट तापमान पर ही फंक्शनल होते हैं, काम कर पाते हैं। अगर इनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड कैटलिस्ट, अगर इससे नीचे टेम्परेचर दिया तो वो, इससे नीचे अगर टेम्परेचर दिया तो कैटलिस्ट काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर मिल ही नहीं पा रहा है, काम कहां से करेगा। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर दिया तो कैटलिस्ट ही खत्म हो जाएगा, कैटलिस्ट ही खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वो काम कर नहीं पाएगा। तो एक कितने टेम्परेचर के बीच में काम कर सकते हैं? 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में एक कैटलिस्ट उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं। ये ऑप्टिमम इनका एक स्पेशल टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि कैटलिस्ट जो होते हैं ना, वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर पाते, बस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है तुम्हारे उसमें, ये रिएक्शन नहीं कर पाता। और तीसरा, कैटलिस्ट इसलिए स्पेशल होते हैं कि कोई रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट मिला रहे हैं ना, तो वो कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेते, रिएक्शन में भाग नहीं लेते। जैसे रिएक्शन में भाग नहीं लेते, वो एक्चुअली क्या काम करते हैं? वो एक्चुअली कुछ नहीं करते, नाइट्रोजन को और इसको पकड़ेंगे, एक चार्ट इसमें लगाएंगे, एक चार्ट इसमें लगाएंगे, पकड़ो, जल्दी रिएक्शन करो, चलो निकलो इधर से, ऐसे करते हैं, मतलब जल्दी समझ रहे हो। लेकिन खुद रिएक्शन नहीं करेंगे, खुद का कंपोनेंट चेंज नहीं करेंगे, लेकिन वो दूसरों को करवा देते हैं। समझ पा रहे? ये कैटलिस्ट। अब नेक्स्ट ये, अब मैंने क्या बोला, किसी रिएक्शन की चालू होने के लिए जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी जिस पर कोई रिएक्शन चालू हो जाए उसको एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। मैंने अभी भी बताया था। तो माना कि ये एनर्जी है, एक्स से वाई बन रहा है। क्या बन रहा है? एक्स से वाई बन रहा है। तो ये एनर्जी चालू कब हो रही थी? इसके लिए माना कि
100 जूल की आवश्यकता थी, 100 किलो जूल की जरूरत थी एनर्जी। कितनी? 100 किलो जूल। जब इसको 100 किलो जूल मिलता रहेगा तब तक ये चलती रहेगी, अगर इससे कम हुई तो नहीं चलेगी। ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमने इसमें डाल दिया कैटलिस्ट। क्या डाल दिया? कैटलिस्ट ने क्या काम किया? कैटलिस्ट ने, अब ये एनर्जी पहले 100 पे चल रही थी, अब ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, E2 है, पता चला 10 पर ही चलने लगी। कितने पे चलने लगी? तो मतलब जो कैटलिस्ट होता है, जो उत्प्रेरक होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है कि कम कर देता है? कम कर देता है। यहां 100 से 10 कर दी, कम कर दी, घटा दिया, ठीक है। तो उत्प्रेरक जो होते हैं सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है, जिससे रिएक्शन ज्यादा हो जाए। क्लियर? ये तो हो गया तुम्हारा कैटलिस्ट। अब कैटेलाइसिस, कैटेलिसिस वो तुम्हारे रखा हुआ। कैटेलिसिस मतलब उत्प्रेरण, मतलब ऐसी रिएक्शन जो किसी उत्प्रेरक के द्वारा चल रही हो, ऐसी रिएक्शन जो किसी कैटलिस्ट के द्वारा चल रही हो, उन रिएक्शंस को कैटेलिसिस कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो किसी उत्प्रेरक के द्वारा चल रही हो, उन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरण कहा जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण बहुत टाइप के मैंने बताए थे। होमोजीनस उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, होमोजीनस कैटेलाइसिस और हेटेरोजीनस कैटेलाइसिस। तो उसमें मैंने बताया, कर लेना घर पे, ठीक है। होमोजीनस और हेटेरोजीनस, कभी कभी क्वेश्चन वहां से भी आ जाता है, होमोजीनस और हेटेरोजीनस से। तो बताऊं कि आगे बढ़ूं? चल बता ही देता हूं यार, यहां जो है नहीं वो गाली देंगे कि पढ़ाना तो पूरा पढ़ाओ, टाइम पास काहे कर रहे हो। कैटेलिसिस क्या होता है? पहले तो उत्प्रेरण क्या होता है? क्या होता है उत्प्रेरण? देखो कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, कैटलिस्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट, कैटेलाइसिस पढ़ने से पहले कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। जो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मैंने बताया था अभी, क्या बताया था? उत्प्रेरक, कैटलिस्ट एक्स, ये क्या काम करता है? रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन जल्दी करवाता है भाई, कर। अब हर किसी के दो टाइप के दोस्त होते हैं, एक गंदे और एक अच्छे। मेरे तो सबके सब गंदे हैं खैर। एक तो फटकेबाज होते हैं, चल यार इधर चल रहा है ना, चल दारू पिएंगे, कुछ ऐसे होते हैं। कुछ मेरे जैसे होते नहीं दारू नहीं पीना है, साथ में चिकन भी खाएंगे, हैं, साथ में चिकन भी खाएंगे। अब तुझसे क्या बोलूं अंकेश, तेरे बारे में इनको पता नहीं है। खैर समझदार के लिए सारा ही काफी है। हाँ तो इधर आ जाओ। तो कहां था मैं यार, कहां था? हाँ, तो हर किसी के कितने टाइप के दोस्त होते हैं? दो टाइप के दोस्त। सब जाहिर सी बात तुम लोगों को भी होंगे, एक अच्छे वाले एक बुरे वाले, लेकिन हमको बुरे वाले ही अच्छे लगते हैं, हमको बुरे वाले ही अच्छे लगते हैं। समझ में आ रहा है? बुरे वाले क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अब अच्छे वाले कैसे दोस्त होते हैं? जैसे कि एक मेरा दोस्त है, वो बोलता है यार ऐसे करना है, मतलब आगे चल के ये करना है, हमको ऐसे करेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे, तो हमको सलाह देते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, यार वहां इसका बर्थडे है, वहां ऐसे चलेंगे, ओके, नहीं वहां यार पार्टी कब करनी है, जब करेंगे, ठीक है ऐसे करेंगे, नहीं यार फिश बनाएंगे कि ये बनाएंगे, साथ में सिगरेट कौन सी पियेंगे। तो ये वाली और ए वाली पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। एक बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली मैं तो बिगड़ा हुआ हूं, तो मुझे क्या बिगाड़ेंगे, लीडर ही मैं हूं, तो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एक सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एक बोलेंगे नहीं बेटा तू पढ़, एक बोलेंगे यार क्या रखा पढ़ाई में, कल पढ़ लियो, एक दिन में कलेक्टर ना बनना हो तू, ऐसे बोलते हैं। हाँ तो ऐसे ही इसके भी दोस्त होते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड और एक बैड फ्रेंड, एक गुड फ्रेंड एक बैड फ्रेंड, दो। इसका गुड फ्रेंड ए है, इसका बैड फ्रेंड बी है। ए अच्छे हैं और ए बुरे हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? माना कि कोई रिएक्शन चल रही है एक्स से बाय, एक्स तो ए है, आर से पी, आर से पी, तो इसमें हमने ए मिला दिया, तो बढ़िया रिएक्शन बेहतरीन तरीके से चल रही है। अब पता चलता है इसको, ये जाएगा भाई साहब ये काम कर रहा है, ये जाएगा इसके पास, बोलेगा वेरी गुड, अच्छा काम कर रहे हो, आई प्राउड ऑफ यू, तो बोलेगा और अच्छे कर, तो ये और अच्छे करेगा, मतलब इसकी
इसको एनर्जी और देगा, वो बोलेगा और अच्छे कर। तो पहले 1 घंटे में इसकी प्रेजेंसी में, पहले इसकी प्रेजेंसी नहीं थी, तब 1 घंटे में, सपोज 1 घंटे में 1 ग्राम चीज बन रही थी। अब जब ए एक्स आया तो 1 घंटे में 10 किलो चीज बनने लगी। जब ए और आया तो पता चला 1 घंटे में 100 केजी चीज बनने लगी। तो इसने क्या काम कर दिया, इसने इसकी क्या बोलते हैं फंक्शनल रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसकी कार्य क्षमता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एक्स से ए बोल रहा है वेरी गुड, करो और करो और मेहनत करो, अच्छा काम आएगा। तो ये समझ पा रहे हो, इसको मोटिवेट करता है ये, मतलब इसकी कार्य क्षमता को, इसकी फंक्शनल कैपेसिटी को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। तो ऐसे फ्रेंड को पता है क्या बोलते हैं, इसको ऐसे फ्रेंड को बोलते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट प्रमोटर, प्रोमोटर, कैटलिस्ट प्रमोटर। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, जो ऐसे जो इसकी फंक्शनल कैपेसिटी को, इसकी कार्य क्षमता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, इसको पता चला इसके आने से पहले, पता चला बी पहुंच गया, बैड फ्रेंड, अरे वाह ये क्या कर रहा है, तू कर लेगा, चल कल कर लियो यार, कल कर लियो, रहने दे। बोलता नहीं मुझे करना है, बोलेगा अरे यार बता रहे हैं कल कर लियो, देंगे साले में जूते अभी। तो इसकी फंक्शनल कैपेसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। समझ पा रहे हो, कम कर देता है, इसकी फंक्शनल कैपेसिटी को कम कर देता है। तो अब पहले इसकी प्रेजेंसी में इतना बन रहा था, अब पता चला 8 केजी ही बनने लग गया। पहले 10 बन रहा था, अब ये 8 केजी बनने लग गया। तो इसको बोलेंगे कैटलिस्ट पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन। उत्प्रेरक बेस, उत्प्रेरक बेस। अब एक्चुअली हैबर विधि की बात करें, N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3 ये आता है। यहां ए है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट है, और यहां आता है मॉलिब्लेडनम MO, ये इसके काम को और बढ़ा देता है। ये यहां एक काम करता है तुम्हारा कैटलिस्ट प्रमोटर का, कैटलिस्ट प्रमोटर का, उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। मतलब ये मॉलिब्लेडनम आयरन से बोलता है भाई और अच्छा कर और बेटर कर, एक बेस्ट फ्रेंड है इसका। ठीक है, और यही आ जाता है तुम्हारा CO, CO होता है ना, CO H2S होता है। COH2S, CO और H2S ये बैड फ्रेंड होते हैं। क्या होते हैं, ये है कैटलिस्ट पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन, विष होते हैं ये क्या होते हैं, विष होते हैं, और ये वर्धक होते हैं। तो इनमें से आयरन की फंक्शनल कैपेसिटी को, कार्य क्षमता को कौन बढ़ाएगा, मॉलिब्लेडनम बढ़ाएगा, और कार्य क्षमता को कम कौन करेगा, CO और H2S। ठीक है, ये कम करेगा। समझ में आया इतना, दोनों पूछ लिए गए, दोनों पूछ लिए गए। तुम्हारे शायद PAT नहीं पूछा है, मेरे ख्याल से PAT का ही पता है मुझे। एक बार BHU में पूछा था, मॉलिब्लेडनम पूछा था BHU में और नीट में मॉलिब्लेडनम। तो ये थोड़ा इंपोर्टेंट टाइप का है। ठीक है, अब आगे तुम्हारे रजिस्टर में जितना भी लिखा हुआ है, जितना क्वेश्चन आ चुके हैं, एक भी क्वेश्चन नीट का और एक भी क्वेश्चन BHU का जितना मुझे पता है, एक भी क्वेश्चन PAT का जितना मुझे पता है, उतना तुम्हारे रजिस्टर में है, पूरा आ चुके पॉइंट। अब कैटालिसिस, उत्प्रेरण, व्हाट, क्या, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण, कैटालिसिस, कैटालिसिस राइट, लाइसिस, कैटालिसिस। ये क्या होता है, अब कैटालिस्ट क्या होता है, रिएक्शन की रेट बढ़ा दे। कैटालाइसिस क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो उत्प्रेरक से चल रही होती हैं। किससे चल रही होती है, उत्प्रेरक से चल रही होती है। ऐसी रिएक्शन जो कैटालिस्ट से चल रही होती है, जिनको कैटालिस्ट की नजरों के सामने चला रहे होते हैं, जो कि किसकी डायरेक्शन में चल रही होती है, कैटालिस्ट की डायरेक्शन में। कौन चला रहा होता है, कैटालिस्ट। ऐसी रिएक्शन को कैटालाइसिस या उत्प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, अब उत्प्रेरण जो होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के। तो अंकेश भैया कितने टाइप के होते हैं, अंकेश हैं, कौन कौन से, क्या,
अबे काहे नहीं किए हो? दो टाइप के, कितने टाइप के, कौन कौन से? होमोजीनस, बोलो तो एक हेटेरोजीनस। होमोजीनस कैटालाइसिस, हेटेरोजीनस कैटालाइसिस, बोलो तो समांगी उत्प्रेरण और एक विषमांगी उत्प्रेरण। हो गया ये। अब इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है? इसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट, एंड ये तीनों की फिजिकल स्टेट जो होती है, भौतिक अवस्था जो होती है, वो सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। अगर एक लिक्विड तो पूरा, एक गैस तो पूरा, समझ रहे हो, एक सॉलिड तो पूरा सॉलिड। जबकि यहां रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट की फिजिकल जो स्टेट होती है, वो जो होती है डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है, अलग होती है, अलग होती है। मतलब एक लिक्विड तो दूसरा को क्या होना चाहिए? सॉलिड या गैस होना चाहिए। जैसे कि हम हेबर विधि में बात करते हैं, नाइट्रोजन क्या गैस है? हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है। हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया भी, अमोनिया भी गैस है। लेकिन आयरन सॉलिड है। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। इनकी तीनों की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, एक की चेंज हो गई है, एक गैस हो गया है, ये सॉलिड हो गया है। तो ये हेटेरोजीनस कैटलिस्ट होता है। कौन सा होता है? हेटेरोजीनस कैटलिस्ट होता है। अब यहां लेड चेंबर प्रोसेस, क्या? लेड चेंबर प्रोसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं शीश कक्ष विधि। H2SO4 बनाने की लेड चेंबर विधि, लेड चेंबर मेथड, यानी शीश कक्ष विधि, बोले तो लेड चेंबर मेथड। तो यहां होता है SO2 प्लस O2, SO2 क्या बनता है? S2SO3, 2SO3 यहां यूज होता है। NO2, NO होता होगा, NO है, हाँ NO। तो A भी गैस है, A भी गैस है और A भी गैस है, और इसके साथ A भी गैस है। तो तीनों की स्टेट सेम है, तीनों की स्टेट सेम है। तो होमोजीनस कैटालिसिस और हेटेरोजीनस कैटालिसिस, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, अब आगे तुम्हारे रजिस्टर में है, देख लेना। स्पॉन्टेनियस वगैरह वगैरह ये तो पढ़ ही लेना नॉर्मल तरीके से। एंजाइम्स, अरे यार कुछ नहीं है, वो भी उत्प्रेरण, वो भी उत्प्रेरक होता है। एंजाइम क्या होता है? एक टाइप का उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? उत्प्रेरक होता है। जरा बंद करना इसको। तो एंजाइम की बात आज नहीं कर रहे हम लोग, कब करेंगे? कब? कल। क्योंकि एंजाइम अकेला एंजाइम नहीं आने लग गया, अब पहले अकेला आता था, अब थोड़ा बहुत ज्यादा आता है। एंजाइम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आती हैं, तो बेटर होगा कि कल पढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि एक तो शायद मैं क्लास रखूंगा उसकी इंपोर्टेंट चीजों की जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं आजकल, उसकी एक अलग से क्लास में रखूंगा। बायो की, फिर केमिस्ट्री की, अकेला इंपोर्टेंट वाली अकेला, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, एक दो दिन से कुछ नहीं हो रहा है। तो बात करते हैं कॉलॉइड। किसकी? कॉलॉइड किसको कहते हैं? कॉलॉइड क्या? कॉलॉइड। तुमको पता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज के बेस पर विलेय के कणों के आकार के आधार पर विलयन मैंने 3 टाइप के बताए थे, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन और एक कॉलॉइड। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड। सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन कहा जाता है, राइट? निलंबन कहा जाता है। तो वैसे सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस के आधार पर कई टाइप के होते हैं,
और सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के बेस पे तीन टाइप के होते हैं। किसी सॉल्यूट माना कि एक्स है, सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट है, और बाय सॉल्वेंट है। ये विलेय है और ये विलायका क्या है, विलायक है। ठीक है, इसका किसी का साइज इतना है, किसी पार्टिकल का साइज इतना है, किसी पार्टिकल का साइज इतना है। ठीक है, इनके कणों के आधार पर सॉल्यूशन जो होते हैं, विलयन जो होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। मैंने बताया था सबसे पहला था अपना ट्रू सॉल्यूशन। किसना, ट्रू सॉल्यूशन, सत्य विलयन। कौन से विलयन, सत्य विलयन। सत्य विलयन का एक एग्जांपल है कि भैया ये हमेशा होमोजीनस स्टेट में आ जाते हैं। किस अवस्था में आ जाते हैं, समांगी अवस्था में आ जाते हैं। दोनों की सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट समान आ जाती है। कैसे आ जाती है, समान। जैसे नमक में नहीं, पानी में नमक घुलने के बाद नमक वो भी लिक्विड टाइप का बन जाता है। ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। इसका साइज कितना होता है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, 1000 नैनोमीटर से, हाँ सॉरी हाँ, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। 1 नैनोमीटर से भी कम होता है इनका साइज। ये ना तो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता और ना ही नग्न आंखों से देखा जा सकता है। जैसे कि इसका ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल तुम लोगों को पता है, NaCl प्लस वाटर, पानी में NaCl, ठीक है, नमक। अब नेक्स्ट होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन बोले तो निलंबन। क्या, निलंबन। अरे भैया ये बहुत बड़ा है, इनको आंखों से भी देखा जा सकता है और माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। सस्पेंशन का मीन, अरे कुछ नहीं यार, नमक पानी में रेत डाल दो, पानी में क्या डाल दो, रेत, यानी ये होमोजीनस स्टेट में नहीं आते हैं। इसमें होमोजीनस स्टेट में नहीं आते, हमेशा हेटेरोजीनस रहते हैं। मतलब विलायक अलग और विलेय, सॉल्वेंट अलग और सॉल्यूट अलग। क्या पानी में रेत घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। तो पानी सॉल्वेंट है और रेत सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट अलग जाएगा, सॉल्वेंट अलग जाएगा, ये घुलेंगे नहीं। पानी में जब हम रेत डालेंगे तो आसानी से देख सकते हैं ये रेत है, ये क्या है, ये रेत है। इनको आंखों से देखा जा सकता है। इनका साइज 1000 नैनोमीटर से भी ऊपर होता है। ठीक, अब लास्ट आता है अपना कॉलॉइड। क्या आता है, कॉलॉइड। ये एक्चुअली क्या होता है, इसके और इसके बीच की स्टेट होती है, इसके और इसके बीच की स्टेट होती है। मतलब इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यानी इसका साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर का के बीच का होता है। अगर इससे कम हुआ साइज तो ए आएगा, अगर इससे ज्यादा हुआ साइज तो ये आएगा। यानी दोनों के बीच की स्टेट को कॉलॉइड कहा जाता है। एग्जाम्पल, बेंजीन में नमक और पानी में साबुन। बेंजीन में नमक और पानी में साबुन कॉलॉइड की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। बेंजीन में नमक और पानी में साबुन कॉलॉइड की क्या है, अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कॉलॉइड, तो पहली बात कॉलॉइड क्या होता है, कॉलॉइड सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है, पहली बात। फिर दूसरी बात, होमोजीनस भी नहीं होते हैं, होमोजीनस भी नहीं होते हैं, हेटेरोजीनस। अगर होमोजीनस हो गया तो ट्रू बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रू। तो कॉलॉइड होमोजीनस नहीं होते, हेटेरोजीनस ही होते हैं। इसीलिए गैसें कभी कॉलॉइड नहीं बनाती। गैस प्लस गैस इज इक्वल टू नॉट कॉलॉइड। समझ में आया? इसको ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है गैसों का। मैंने पढ़ाया भी था। कॉलॉइड वैसे सॉल्यूशन 9 टाइप के होते हैं, लेकिन मैंने 8 टाइप के बताए थे, एक गैस का छोड़ के, क्योंकि गैस और गैस मिलाएंगे तो होमोजीनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और कॉलॉइड हमेशा हेटेरोजीनस होते हैं, होमोजीनस कभी कॉलॉइड होते नहीं। इसीलिए गैस टू गैस का वो नहीं बन सकता। एक गैस होगा तो एक लिक्विड होगा, एक गैस होगा सॉलिड होगा, सॉलिड होगा तो लिक्विड होगा, लिक्विड होगा तो गैस होगा। ऐसा मतलब दो अलग, एक अलग अलग होना जरूरी है, स्टेट अलग अलग होना जरूरी है। समझ पा रहे हो? तो कॉलॉइड के सॉल्यूशन मैंने काफी बताया तुम लोगों को, उनको मैं यहां नहीं कर रहा हूं क्योंकि काफी टाइम लगेगा बनाने में। तो तुम कर सकते हो घर पे क्लियर तरीके, सही तरीके से। और वहां से एक क्वेश्चन आना क्लियर है, एक क्वेश्चन आना क्लियर है वहां से। ठीक है, कितना
एक क्वेश्चन कंफर्म है? अब अच्छा, कॉलॉइड है क्या? कोई पदार्थ है क्या कॉलॉइड? कोई मैटर नहीं है, ये साइज ऑफ पार्टिकल है, ये पदार्थ के कणों का आकार है, कोई पदार्थ नहीं होता कॉलॉइड, ये साइज है, पार्टिकल का साइज है। समझ में आया? है तो एक सॉल्यूशन, है तो एक क्या सॉल्यूशन, लेकिन इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे हम लोग। अब सॉल्यूशन जो होता है, कुछ भी हो तुम लोग सॉल्यूशन कहना तो सीख गए है ना। सॉल्यूशन जो होता है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, ठीक है? सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, विलेय विलायक। ऐसे ही कॉलॉइड डीपी डीएम, इसको कहते हैं डिस्पर्सल फेज, डिस्पर्सल मीडियम, डिस्पर्सल फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम, यानी परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। एक्चुअली ये इसकी तरह काम करता है और ये इसकी तरह काम करता है, ठीक है? तो कॉलॉइड दो चीजों से मिलकर बना होता है, डीपी एंड डीएम, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सल फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम, डिस्पर्सल फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम, ये इन दोनों से मिलकर बना होता है। अब एक बात बताइए, किसी कॉलॉइड में डीएम ज्यादा होगा कि डीपी? डीएम ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? डीएम ज्यादा होगा। और डीपी एक सॉलिड की तरह काम करता, तो ये थोड़ा कम होगा, ठीक है? डीपी और डीएम। अब कॉलॉइड भी बहुत टाइप के होते हैं, रक्षी कॉलॉइड, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड जिसको बोलते हैं। तो मैं अब ये थोड़ा ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक डीपी और डीएम, क्या डीपी डीएम, ठीक, पता चला ये डीएम इससे लव करता है, क्या करता है? लव। और डीपी इसको हेट करता है, नफरत करता है, ठीक है? क्या दोनों का सॉल्यूशन बन पाएगा? नहीं, एक तरफा मोहब्बत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक तरफा मोहब्बत हो जाएगी, इसके चाहने से इसको कुछ नहीं होता। अब अगर सॉल्यूशन बनाना है तो इसको भी लव करना पड़ेगा, मतलब दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफी ज्यादा होनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? तो अच्छा कॉलॉइड कब बनता है? अच्छा कॉलॉइड तभी बनेगा जब डीपी और डीएम के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं, आकर्षण के फोर्स जो होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, इंट्रैक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं, बीच के जो आकर्षण की क्रिया होती है वो कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। इनके बीच की बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। दोनों को दोस्त यार होना जरूरी है। अगर एक दूसरे में लात मारेंगे तो क्या ये इसमें घुल पाएगा? नहीं घुल पाएगा। डीपी डीएम बोलेगा निकल, तो क्या घुल पाएगा? नहीं। तो दोनों में बॉन्डिंग होना काफी जरूरी है, तब जाके कॉलॉइड अच्छा बनता है। तो इसी बेस पे डीएम और डीपी के बीच के अट्रैक्शन फोर्स के बीच पे, बॉन्डिंग के बीच पे कॉलॉइड भैया दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के, एक द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी। एक द्रव स्नेही, एक द्रव विरोधी, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। अबे भैया हाइड्रोफिलिक तो हाँ, एक हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। द्रव स्नेही, इनके बीच के अलावा कॉलॉइड कितने टाइप के? दो टाइप के, एक द्रव
इसने ही एक द्रव विरोधी, इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इसको हाइड्रोफिलिक, इसको हाइड्रोफोबिक, इसको प्रोटेक्टिव भी बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड, रक्षी कॉलॉइड। रक्षी कॉलॉइड। इधर मैंने किस बेस पे कॉलॉइड दो टाइप के बताए हैं, डीएम और डीपी के बीच के बॉन्डिंग के, उनके बीच में कितनी बॉन्डिंग है, दोस्ती यारी कैसी है, तो उनके बीच में इसके बेस पे ये दो टाइप के होते हैं, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का एक और नाम है प्रोटेक्टिव कॉलॉइड या रक्षी कॉलॉइड। इसका मीन क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक। ये दो टाइप के होते हैं। अब ये जो होते हैं ना, इनके डीएम और डीपी के बीच में दोनों में प्यार बहुत होता है। क्या बहुत होता है? प्यार, लव बहुत होता है। और जबकि यहां डीपी और डीएम के बीच में प्यार नहीं होता, लव नहीं होता, यहां अरेंज मैरिज होती है। क्या होता है? जबरदस्ती टिका देते हैं, और यहां अरेंज मैरिज नहीं होती है। समझ पा रहे हो? हाँ, इधर जान पहचान की शादियां होती हैं और यहां सेटिस्फिकेशन होता है, तसल्ली। या तो ये, और तुमको पता नहीं है, लव मैरिज में पता है क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है जल्दी, चलती नहीं है शादियां, लेकिन यहां बहुत देर तक चलती हैं, है ना। अगर ये एक बार बन गया तो भाई साहब टिक जाता है, और अगर एक बार बन गया तो इसके मिटने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा, इसको हम बनाते हैं, जबरदस्ती बनाते हैं, शादियां जबरदस्ती करवाई जाती है इंसानों की, है। तो ये वही है, और ये है, मेरा भी डिसाइड नहीं है कुछ। क्या हो गया? अरेंज कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। इधर इतना हुआ क्लियर? दोनों के बीच में बॉन्डिंग किसमें ज्यादा? इस बेस पे दो टाइप के होते हैं, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। क्लियर? या हाइड्रोफिलिक में क्या होता है? डीएम और डीपी के बीच में काफी बॉन्डिंग अच्छी होती है, और यहां अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। ये अपने आप आसानी से बन सकते हैं और ये आसानी से नहीं बन सकते, इनको बनाना पड़ता है, मेथड से बनाना पड़ता है। काफी मेथड तुम्हारे पास लिखे भी हैं, इनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता, इनको बनाना पड़ता है, इनको ये आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब कोई चीज तली में बैठ जाती है, कोई चीज क्या हो जाती है? तली में बैठ जाती है। अगर इसका प्रेसिपिटेशन, इसका अवक्षेपण होता नहीं है, और इसका अवक्षेपण आसानी से हो जाता है। अगर इसका अवक्षेपण हो भी गया ना, तो इसको हल्के से घोल दो, वो दोबारा से अपनी कॉलॉइड स्टेज में आ जाएगा। अगर इसका अब गलती से अवक्षेपण हो गया, गलती से प्रेसिपिटेशन हो गया, तो इसके लिए वही मेथड दोबारा यूज करना पड़ेगा लाने के लिए, ठीक है, ठीक है, लाने के लिए वही यूज करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, ये रक्षी कॉलॉइड क्यों कहते हैं? अगर इस वाले कॉलॉइड, द्रव विरोधी कॉलॉइड, हाइड्रोफोबिक कॉलॉइड जो होते हैं, एक बार बन गया, अगर हम चाह रहे हैं कि इसका प्रेसिपिटेशन ना हो, इसका प्रेसिपिटेशन ना हो, इसका अवक्षेपण ना हो, तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच मिला दीजिए, 1 चम्मच क्या कर दो? मिला दो, तो इनका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, अवक्षेपण नहीं होगा। यानी इनको अवक्षेपित होने से कौन रोकता है? ये द्रव स्नेही कॉलॉइड, इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव कॉलॉइड या रक्षी कॉलॉइड कहते हैं। यानी इनकी रक्षा करता है कौन? ये किससे? गुणों से, अवक्षेपित होने से रक्षा करता है, प्रेसिपिटेट होने से रक्षा करता है कौन? ये। इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव कॉलॉइड भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव कॉलॉइड कहा जाता है। इससे आगे कल बात करेंगे।